नमस्कार, स्वागत है आपका NTV राजस्थान देख रहे हैं आप। 10 कदम में शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जल जीवन मिशन घोटाला में ईडी की पूर्व मंत्री महेश जोशी से पूछताछ जारी है। उनके बेटे रोहित और परिजनों से भी ईडी पूछताछ कर सकती है। अधिकारियों और परिचितों के सामने ये पूछताछ हो सकती है। रिमांड के दौरान महेश जोशी को दी गई कुछ छूट, जिसमें खाना, दवाई, पत्नी से मुलाकात की बात है। करीब 900 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर के ये पूरा मामला है, जिसमें पूर्व मंत्री महेश जोशी से ईडी पूछताछ कर रही है। उनके बेटे रोहित और अन्य परिजनों से भी ईडी पूछताछ कर सकती है। अधिकारियों और परिचितों के सामने ये पूछताछ हो सकती है। रिमांड के दौरान महेश जोशी को दी गई कुछ छूटों में उनके लिए खाना, दवाई और पत्नी से मुलाकात की बात सामने आई है, जिसमें ये पूरा मामला 900 करोड़ रुपए के घोटाले का है, जिसको लेकर के गहलोत सरकार में जलदाय मंत्री रहे महेश जोशी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। महेश जोशी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार में जलदाय विभाग के मंत्री रहे थे, जिसके बाद उन पर जल जीवन मिशन घोटाले में एक बड़े घोटाले को लेकर के उनसे ये पूछताछ हो रही है। जल जीवन मिशन घोटाला, जी हाँ, जिसको लेकर के पूर्व मंत्री महेश जोशी से ईडी की पूछताछ हो रही है। कुछ दिनों पहले भी ईडी ने कई घंटों तक इनके मकान को खंगाला था, कई जगहों पर छापेमारी की थी। सोमू आनंद हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उनका रुख करेंगे। सोमू हमारे साथ हैं। सोमू, महेश जोशी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ईडी की रिमांड में काफी कुछ पूछताछ भी उनसे अब आगे भी हो सकती है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, अभी सबसे अहम जानकारी ये है कि अब महेश जोशी और उनके परिजन जो हैं, उनसे पूछताछ आमने सामने दिखाकर हो सकती है। खासतौर पर उनके बेटे रोहित जोशी, जिनकी कंपनी में एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की सूचना ईडी को मिली है, और इस आधार पर भी पूछताछ महेश जोशी से की गई है। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है, उसके मुताबिक उन्होंने उसका कोई ठोस जवाब नहीं दिया है, इसलिए ईडी अब उनके बेटे रोहित जोशी से भी पूछताछ कर सकती है और उसके बाद आमने सामने भी दोनों से पूछताछ हो सकती है। साथ ही कुछ अन्य परिजन भी ऐसे हैं जिनके खातों का ट्रांजैक्शन जो है वो ईडी की रडार में है, और उसके साथ साथ उनके जरिए जो इन्वेस्टमेंट हुए हैं उसे भी ईडी संदेह की नजर से देख रही है। इसलिए अब रोहित जोशी के अलावे उनके अन्य परिजनों से भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि कल उनकी रिमांड अवधि पूरी होने वाली है। कल उनको एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। संभावना इस बात की जताई जा रही है कि कल एक बार फिर से ईडी कुछ और दिनों की रिमांड के लिए कोशिश कर सकती है। अब ये देखना होगा कि क्या रिमांड की अवधि और दिनों के लिए मंजूर होती है या फिर इसके अलावे, क्योंकि पूछताछ में कई अहम बिंदु जो है वो सामने आए हैं, इसलिए ईडी की ये दलील रहेगी कि वो कुछ और पूछताछ करना चाहती है। तो अब देखना होगा कि कल क्या रिमांड की अवधि और ज्यादा दिनों के लिए बढ़ाई जाती है या फिर रिमांड की अवधि जो कल समाप्त होने वाली है वो कल तक की ही रहती है। ठीक है सोमू, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। सोमू आनंद हमारे सहयोगी रिपोर्ट कर रहे थे इस खबर पर। और करीब 900 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी की ये पूछताछ लगातार जारी है। बढ़ रहे हैं आगे, बात बीकानेर की करते हैं, जहां बीपीएड कॉलेजों में इस बार भी दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा होगी। राजस्थान यूनिवर्सिटी इसकी नोडल एजेंसी होने वाली है। नोडल एजेंसी ने परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। प्री परीक्षा के लिए कल से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। 22 जून को आयोजित की प्री बीपीएड परीक्षा आयोजित की जाएगी। 2000 सीटों के लिए 100 अंकों का एग्जाम पास करना होगा। बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीपीएड कॉलेजों में इस बार भी दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा होनी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी इसकी नोडल एजेंसी होगी। नोडल एजेंसी ने परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। प्री परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया कल यानी सोमवार से शुरू हो जाएगी। 22 जून को आयोजित होने वाली प्री बीपीएड परीक्षा में 2000 सीटों के लिए 100 अंकों का एग्जाम पास करना होगा। बढ़ रहे हैं आगे, बात राजधानी की, जहां आईपीएल टिकट की कालाबाजारी की खबर है। कालाबाजारी के आरोप में 2 को गिरफ्तार किया गया है। कल होने वाले गुजरात राजस्थान मैच की टिकटों की कालाबाजारी की सूचना मिली थी पुलिस को, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए एक गाड़ी को जब्त किया गया। 56 टिकट उसमें से बरामद किए गए। ये पूरी कार्रवाई लालकोटी थाना पुलिस ने की है। इसी थाना इलाके का ये पूरा का पूरा मामला था, जिसमें आईपीएल के टिकट की कालाबाजारी को लेकर के मिली शिकायत के बाद लालकोटी थाना पुलिस ने कार्रवाई की, एक गाड़ी को जब्त किया, उसमें से 56 टिकट आईपीएल के बरामद किए हैं। राजधानी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आईपीएल मैच की टिकटों की कालाबाजारी
की शिकायत मिलने के बाद लालकोटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गाड़ी जब्त कर ली है। 56 टिकट इसमें से बरामद कर लिया। अगली बड़ी खबर श्रीगंगानगर से आ रही है, जहां मादक पदार्थ के साथ कांस्टेबल गिरफ्तार किया गया था, जिसको बर्खास्त कर दिया गया है। रायसिंह नगर से 3 किलो डोडा पोस्ट के साथ कांस्टेबल की गिरफ्तारी हुई थी। समेजा पुलिस ने कांस्टेबल के सहयोगी को भी गिरफ्तार कर लिया है। गाड़ी में राजस्थान सरकार की प्लेट लगाकर तस्करी की जा रही थी। आरोपी कांस्टेबल पर दुष्कर्म कर हत्या का भी आरोप है। खाजूवाला थाने में ये कांस्टेबल तैनात था। आरोपी कांस्टेबल मनोज कुमार इसका नाम है। खाजूवाला थाने में इसकी तैनाती थी। दुष्कर्म कर हत्या का भी इस पर मुख्य आरोप है। कार में राजस्थान सरकार की प्लेट लगाकर तस्करी ये कर रहा था। समेजा पुलिस ने कांस्टेबल के सहयोगी को भी गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएं 3 किलो डोडा पोस्ट के साथ इस कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया था। अगली बड़ी खबर कोटपुतली के बहरोड से, जहां 25 वर्षीय महिला की जलने से मौत हो गई। एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। बहरोड के अनंतपुरा गांव की यह घटना है। दिल्ली में परीक्षा देने के बाद हिसार में भावना मिली। सूचना देने वाले युवक पर हत्या का शक जाहिर किया गया है। परिजनों ने भी हत्या का शक जाहिर किया है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली में परीक्षा देने के बाद हिसार में भावना मिली है, लाश मिली उनकी। एक युवक पर हत्या का शक है। उधर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला है। येलो अलर्ट मौसम विभाग ने इसी के चलते जारी कर दिया। 16 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। तेज हवाएं, हल्की बारिश के आसार। शनिवार को हल्की बारिश से तापमान में गिरावट आई है। करीब 2 से 3 डिग्री तक तापमान में गिरावट कई जिलों में दर्ज की गई। इस गिरावट के बाद हल्की बारिश के बाद मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। संभावना जताई गई है कि आने वाले कुछ दिनों में बारिश भी हो सकती है। बढ़ रहे हैं आगे, बात जयपुर की फिर एक बार, जहां कोटा पोस्टर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बीती रात पुलिस कमिश्नर की दोनों पक्षों से समझाइश के बाद मामला शांत हो गया, पर शाम ढलने पर एक बार फिर प्रदर्शनकारी भारी तादाद में जौहरी बाजार पहुंचे, जहां विरोध प्रदर्शन किया गया। युवकों ने नारेबाजी की, दुकानों को बंद करवाने का प्रयास हुआ। पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा है। पुलिस ने हालातों को बाद में काबू में लिया। उधर कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने पुलिस कमिश्नर से बातचीत की। इस दौरान बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। साथ ही उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की मांग है। वहीं पुलिस कमिश्नर ने प्रतिनिधियों को कार्रवाई का आश्वासन दिया। साथ ही कमिश्नर ने निर्दोषों के साथ अन्याय न होने का आश्वासन दिया है। इस दौरान कमिश्नर ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उधर मस्जिद कमेटी ने विधायक बालमुकुंद आचार्य पर कार्रवाई को लेकर पुलिस को 2 दिनों तक अल्टीमेटम दिया है। जमात इस्लामी हिंद के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि पुलिस कमिश्नर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यदि 29 अप्रैल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो आंदोलन करेंगे। उन्होंने विधायक पर धार्मिक भावना भड़काने का आरोप लगाया। विधायक बालमुकुंद आचार्य ने इसको लेकर के खेद भी व्यक्त कर दिया है। 10 कदम में खबर बीकानेर से आ रही है, जहां श्री डूंगरगढ़ में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर आक्रोश व्यक्त किया है। उपखंड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई। पाकिस्तान का पुतला फूंका गया। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। मौके पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। राजधानी में छोटे से किराए के मकान में बैठा एक परिवार अपनी मर्जी से नहीं बल्कि एक ऐसी सरहद से जुदा हुआ है जो अब बंद हो चुकी है। 23 साल की शम्मो 1 साल पहले अपने परिवार के साथ पाकिस्तान से भारत आई थी, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले, भारत पाक के बीच बढ़ते तनाव और वीज़ा सेवाओं के निलंबन के बाद उसकी दुनिया बिखर गई है। उनके पति सांवल राम अपने बीमार माता पिता की देखभाल के लिए पाकिस्तान लौट गए थे, अब वहीं फंस गए हैं। उनका वीज़ा निलंबित कर दिया गया है। एक पत्नी अपने पति की वापसी का इंतजार कर रही है। बच्चे अपने पिता की एक झलक पाने के लिए तरस रहे हैं। जयपुर में छोटे से किराए के मकान में बैठा एक परिवार अपनी मर्जी से नहीं बल्कि एक ऐसी सरहद से जुदा हुआ है जो अब बंद हो चुकी है। 23 साल की शम्मो 1 साल पहले अपने परिवार के साथ पाकिस्तान से भारत आई थी, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले, भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और वीजा सेवाओं के निलंबन के बाद उसकी दुनिया बिखर गई है। उनके पति सांवल राम अपने बीमार माता पिता की देखभाल के लिए पाकिस्तान लौट गए थे और अब वहीं फंस गए हैं। उनका वीजा निलंबित कर दिया गया है। नहीं आने दे रहे उसको। आप लोग कब आए थे पाकिस्तान से?
साल हो गए। 1 साल। और आपके पास वीजा तो है, लेकिन वो वहाँ गई क्यों थी? इलाज क्या बीमारी? मम्मी पापा का इलाज। मम्मी पापा का इलाज कराने गए थे। अब वहाँ बॉर्डर पे क्या बोल रहे हो? नहीं जाने दे रही। कितने बच्चे हैं आपके यहाँ? 3। उनके भाई कृष्ण राम के मुताबिक सामल राम नूरी वीजा पर पाकिस्तान गए थे। नूरी वीजा ऐसा परमिट है जो भारत में लंबे वीजा धारकों को तत्काल जरूरतों के लिए अपने वतन जाने की इजाजत देता है। उनको 1 महीना हो गया है। 1 महीने का वीजा था, 28 तारीख को वापस था। पापा का इलाज करवाने गए थे, ठीक है। तो वो 28 तारीख को वापस आने लगे थे। वो जैसे भी हालात बदले इंडिया पाकिस्तान के, तो जैसे उन लोगों ने सुना भाई 48 घंटे का टाइम दिया गया है, वो वैसे बॉर्डर पे पहुंचे हैं। तो अब वो पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि आपका वीज़ा रद्द कर दिया गया है, तो इसलिए नहीं आने दे रहे। अब उनके छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे हैं, मेरे माता पिता वहाँ पे हैं, हम यहाँ पे रह गए हैं। तो हमारी बस यही अपील है मोदी जी से कि जितना हो सके हमारी मदद करें, हेल्प करें, हमारे परिवार को यहाँ पे बुलाया जाए। कोई तय आय न होने के कारण कृष्ण राम रिक्शा चलाते हैं और अपने भाई के बच्चों की देखभाल करने में मसरूफ रहते हैं। वहीं सामल राम पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। हम हिंदू हैं, हम 1 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, वीज़े पे रह रहे हैं। हमारा सब वीज़ा है, वो नूरी वीज़े पे गए हुए हैं 3 लोग। तो वो वहाँ पे हैं, हम यहाँ पे रह गए हैं। उनके मेरे भैया के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। अब वो वहाँ पे परेशान है, हम यहाँ पे परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं इसके, ये यहाँ पे परेशान है। यहाँ क्या करते हैं आप लोग? मैं रिक्शा चलाता हूँ। वो मेरा जो भाई वहाँ पे फंस गया है, वो सिलाई का काम करता था। हम यहाँ पे किराए पे रह रहे हैं। हमारे पास अपना कोई मकान नहीं है, इतना हमारे पास ये भी नहीं है कि हम हेल्प कर पाएँ किसी के लिए, या अपने घर का किराया रेंट दे पाएँ। तो हमारी यही अपील है कि हमारी मदद की जाए। ये परिवार धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए पाकिस्तान से आया था और भारत में बतौर हिंदू शरणार्थी सम्मान की तलाश कर रहा है। चूंकि सीमाएं उनके परिवार को बांट रही हैं, इसलिए सरकार से उनकी दिली अपील है कि उन्हें वापस लाने और प्रियजनों को फिर से मिलाने में मदद करें। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ गई है। एलओसी पर लगातार सीज फायर हो रहा है। कल रात को सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है और बीती रात को पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने तुतमारी गली और रामपुर सेक्टर के सामने नियंत्रण रेखा के पार बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की है। इस बीच भारतीय सुरक्षा बलों ने सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। एलओसी पर सेना कैसे निगरानी कर रही है, हमारे सहयोगी राजीव रंजन की ये रिपोर्ट देखिए। पहलगाम में आतंकी हमला होने के बाद भारतीय सेना लाइन अप कंट्रोल पर पूरी तरह तैयार है पाकिस्तान की किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए। भारतीय सेना के जवान 24 घंटे अलर्ट पर हैं। लाइन अप कंट्रोल पर भारतीय जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। सर्विलांस इक्विपमेंट के जरिए भी पाकिस्तान पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना का कोई भरोसा नहीं है कि वो कब क्या कारस्तानी कर बैठे। भारतीय सेना पहलगाम हमला होने के बाद और भी ज्यादा हाई अलर्ट पर है। खासतौर से अगर उड़ी सेक्टर की बात करें तो ये जो पहाड़ी इलाका है, जंगल है, नदी है, नाले हैं, कहीं पाकिस्तान और उसके जो आतंकी हैं वो उसका फायदा ना उठा लें। तो सेना पेट्रोलिंग तो कर ही रही है, आधुनिक उपकरण का भी सहारा ले रही है, जो कि पाकिस्तान की ओर से अगर कोई भी नापाक हरकत होता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। उड़ी सेक्टर से कैमरामैन शेख मोमिन के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। पहलगाम हमले पर भारत के एक्शन से पाकिस्तान बौखला गया है। लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। उरी में एलओसी सेक्टर से हमारे सहयोगी राजीव रंजन की रिपोर्ट देखिए। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान भारत के जवाबी कार्रवाई से बौखलाया हुआ है और उसी का नतीजा है कि लाइन अप कंट्रोल पर पाकिस्तान लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। बिना किसी उकसावे के पाकिस्तान आर्मी लाइन ऑफ कंट्रोल यानी भारत पाकिस्तान सरहद पर लगातार फायरिंग कर रहा है छोटे हथियारों से। हमारे ठीक पीछे जो इलाका है पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर, मुजफ्फराबाद का इलाका है। देख सकते हैं कि सामने जो घर आपको नजर आ रहे हैं ये सारे पीओके के घर हैं
और सारे घर के आसपास की बात करें तो पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप भी है। चिकोटी कहलाता है, ये गुजरबंदी का इलाका है और इन्हीं इलाकों में पाकिस्तान की लॉन्च पैड भी हैं। पाकिस्तान लगातार जो है युद्ध विराम का उल्लंघन करता है, फायरिंग करता है। उसकी कोशिश रहती है कि उसके फायरिंग की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ करा सके, लेकिन भारतीय सेना भी पूरी तरह तैयार है पाकिस्तान की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए। उड़ी सेक्टर की बात करें तो ये इलाका इसलिए भी ज़्यादा संवेदनशील है कि पाकिस्तान की ओर से लगातार इस इलाके में घुसपैठ की बात करें, चाहे युद्ध विराम को उल्लंघन की बात करें, लगातार कोशिश होता रहता है। खासतौर से जब खराब मौसम होता है, धुंध होता है, पहाड़ी इलाका है, 9000 के फीट पर है। आप अंदाज़ा लगाए कि जब मौसम खराब होता होगा तो यहाँ पर अगल बगल के आदमी को आप नहीं देख सकते हैं। नाले हैं, जिस तरह से जंगल हैं, नदी है, झेलम दरिया बिल्कुल पास बहता है। तो कई जगहों पर फेंसिंग जो होता है वहाँ पर आप नहीं लगा सकते हैं और कहीं न कहीं उसकी फ़ायदा उठाने के फिराक में जो पाकिस्तान परस्त आतंकी होते हैं वो होते हैं। लेकिन सेना भी पूरी तरह से चौकस है, तैयार है। पाकिस्तान जब भी इस तरह का कोई भी अप्रिय घटना करता है उसकी जवाब देने के लिए, और ख़ासतौर से जब पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसके बाद भारतीय सेना की पूरी तैयारी है। पाकिस्तान की ओर से अगर कोई भी हरकत होता है, किसी तरह का अप्रिय घटना होता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकार ने भी सेना को खुली छूट दे दी है। अगर पाकिस्तान की ओर से एक गोली फायर होता है तो आप 10 गोली में उसका जवाब दीजिए। यानी पाकिस्तान के एक पोस्ट अगर फायरिंग किया जाता है तो आप वो जो पोस्ट है उसको नेस्तनाबूद कर दीजिए। कोशिश होती है पाकिस्तान की ओर से, जो लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है, वो देखना चाहते हैं कि भारतीय सेना की तैयारी कैसी है, पोस्ट कैसी है, कहाँ कहाँ से भारतीय सेना जवाब दे रही है। लेकिन भारतीय सेना की अगर बात करें, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना कही जाती है। उसे हर इल्म जो पाकिस्तान की हर करतूत का पता है और उसका जवाब भारतीय सेना उसी तरह दे रही है। जैसा भी सरकार का आदेश होगा, उड़ी सेक्टर की बात करें या दूसरे सेक्टर की बात करें, हर जगह भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है, 24 घंटे अलर्ट है। जो पाकिस्तान की ओर से जो पीओके, जो आतंकी का पूरा जो एक गढ़ कर सकते हैं, कारखाना कर सकते हैं, आतंकी घुसपैठ कराने की कोशिश हो या फिर पाकिस्तानी आदमी सीधे जो आमने सामने की लड़ाई में आए, भारतीय सेना पीछे हटने वाली नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की हर नापाक मंसूबे को पूरी तरह से बर्बाद करने, तबाह करने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। और सेना की तैयारी कुछ इस तरह ही है कि अगर पाकिस्तान कुछ भी हरकत करता है तो वो तैयार रहे। 1971 में जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था, एक बार फिर से उसे मुंह खानी पड़ेगी और ये दर्द जो है वो जिंदगी भर याद रखेगा। उड़ी सेक्टर से कैमरामैन शेख मोमिन के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। खबर भीलवाड़ा से, जहां आसींद पुलिस ने नेशनल हाईवे नंबर 158 पर नाकेबंदी के दौरान अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की है। नाकाबंदी तोड़कर फरार हो रहे तस्करों का पीछा कर 6 किलो से ज्यादा अफीम जब्त कर ली गई। 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। जब्त की गई अफीम की कीमत करीब 35 लाख रुपए तक बताई जा रही है। इस मामले में 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। उधर भीलवाड़ा में कोटड़ी पुलिस की ओर से अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गारनेट पर दबिश दी। 2 ट्रैक्टर सहित 2 सेपरेटर मशीनों को जब्त कर लिया। अवैध खनन गारनेट में शामिल 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस की टीम ने प्लांट मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर डीग से है, जहां जुरहरा पुलिस ने साइबर ठगों पर नकेल कसने के लिए लगातार कार्रवाई अपनी प्रारंभ जारी रखी है। ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान के तहत पुलिस की टीम ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया। मौके से 2 मोबाइल फोन, 4 सिम कार्ड, 1 बाइक बरामद हुई है। आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए बदमाश सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर सेक्सटॉर्शन के जाल में फंसा कर ठगी करते थे। अब तक कई राज्यों के लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा चुका है। फिलहाल पुलिस दोनों ठगों से पूछताछ में जुटी हुई है।
अलवर के भिवाड़ी में नाबालिग का घर से अगवा कर गैंगरेप की खबर सामने आ रही है। आरोपी ने नाबालिग को अगवा कर पहाड़ी इलाके में घटना को अंजाम दिया। किसी तरह नाबालिग आरोपियों के चंगुल से जान छुड़ाकर घर पहुंची। नाबालिग ने घटना की जानकारी परिजनों से साझा की है। उधर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना स्थल का मुआयना किया गया, नाबालिग का मेडिकल करवा दिया गया है। नाबालिग की मां ने कहा है कि आरोपी कई दिनों से बेटी को परेशान कर रहा था। आरोपी के माता पिता से कई बार शिकायत की गई। मां ने कहा कि घटना के वक्त बेटी दो छोटे भाई के साथ कमरे में सो रही थी। आरोपी ने रात को दो दोस्तों के साथ नाबालिग लड़की को चुपचाप उठा लिया। बच्ची की आवाज़ सुनकर उन्होंने पीछा किया, पर रात में काफ़ी तलाश की, बच्ची मिली नहीं। 1 घंटे बाद खून से लथपथ बेटी रोती हुई घर आई। थानाधिकारी ने कहा है कि पीड़ित की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की गई। पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने कहा है कि शुरुआती जांच में मुख्य आरोपी और 2 उसके साथी वारदात में शामिल हैं, ऐसी जानकारी लग रही है। गांव का रहने वाला एक लड़के ने उसके साथ में गलत कार्य किया है। उस लड़के के साथ में 2 अन्य और बता रहे हैं, जिसका नाम उन्होंने खोला नहीं है। इस मामले में मुकदमा दर्ज करके श्रीमान सीओ साहब तिजारा इस प्रकरण का अनुसंधान कर रहे हैं। अभी तो प्रकरण दर्ज हुआ है। पीड़िता का अभी मेडिकल मुआयना करवाने के लिए भिवाड़ी अस्पताल भिजवाया जा रहा है और बाद अनुसंधान इस प्रकरण में डिटेन करके मुकदमे में गिरफ्तार किया जाएगा श्रीमान सीओ साहब तिजारा। 3 बजे पुलिस गांव गई है। तो क्या पुलिस ने अभी तक आपका सहयोग किया? जैसे आप यहाँ पे आए, आपने पुलिस को बताया, तो पुलिस ने आपका पूरा सहयोग किया अभी तक इसमें? हाँ, करो तो है और कहा नाम है, अभी पकड़ो ना है। ठीक है। कितने आदमी थे वो लोग? 3 आदमी थे वे। 2 ने उसे बदतमीजी करी ही, एक ने लड़की के गैर सब तरह की बदतमीजी करी है। खबर बीकानेर से, जहां जिला कलेक्टर नम्रता कृष्णा और पुलिस अधीक्षक ने खाजूवाला के सीमांत क्षेत्र का दौरा किया है। बीएसएफ और सेना के अधिकारियों से आंतरिक सुरक्षा के मापदंडों की समीक्षा की। केंद्र राज्य सरकार के निर्देशों को लेकर अतिरिक्त सतर्कता रखने के निर्देश हैं। कहा गया कि दोनों सुरक्षा एजेंसियां स्थानीय पुलिस प्रशासन से समन्वय बनाए रखें और आला अधिकारियों को आवश्यक जानकारी भी दी गई। जिला कलेक्टर ने खाजूवाला की 32 हेड पुलिस चौकी और बीएसएफ की 1 बीओपी का भी जायजा लिया है। कोटा में सरकार के अनाज से गेहूं के भंडार भर रहे हैं। एमएसपी पर किसान अपनी फसल बेच रहे हैं। अब तक 85% से ज़्यादा गेहूं की खरीदारी हो चुकी है। अगले 2 महीने और भी गेहूं की खरीदारी होगी। मौके पर गेहूं की खरीदारी से किसानों में किस प्रकार की खुशी है, हमारे संवाददाता पहुंचे हैं कोटा मंडी। कोटा में सरकार के अनाज से गेहूं के भंडार भर रहे हैं। ये आम लोगों के लिए एक अच्छी खबर के रूप में देखा जा रहा है। 1 महीने में ही गेहूं के भंडार भरने लगे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जमकर खरीदारी हो रही है। खरीद का असर ये है कि एफसीआई में अब तक 85% से भी ज्यादा गेहूं की खरीदारी हो चुकी है। गेहूं की खरीद अगले 2 महीने तक और चलेगी। साल जो है सरकार के सभी भंडार भर जाएंगे, क्योंकि गेहूं की बम्पर आवक हो रही है। एफसीआई द्वारा जो है गेहूं को खरीदा जो जा रहा है, उसकी रेट और बाजार की रेट में, मंडी की रेट में फर्क है। लगातार एफसीआई के गोदाम जो है, एफसीआई जो है खरीदारी कर रहा है और गोदामों में जो है गेहूं को पहुंचाया जा रहा है। ये वेयर हाउस की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, लगातार ट्रकों के जरिए जो यहाँ पर गेहूं पहुंच रहा है, उनको यहाँ खाली किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच क्योंकि बहुत ज्यादा गेहूं की आवक हो रही है, तो 4 दिन के लिए भामाशाह अनाज मंडी को भी बंद किया गया है। एफसीआई ने जो है खरीद फिलहाल बंद कर दी है, क्योंकि समय पर गेहूं का उठान नहीं हो रहा है। कई सारे जो किसान हैं वो अब इंतजार कर रहे हैं कि जब मंडी वापस खुलेगी तब जो है गेहूं का बिक्री करेंगे। लेकिन कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये वेयर हाउस है और वेयर हाउस के बाहर भी लंबी कतारें ट्रक की देखी जा रही है। जी, कब से आए हैं आप लोग? हमारी गाड़ी को आज 3 दिन हो गए। वहाँ उन्नैन में बड़ी 50-100 गाड़ी खड़ी है यहाँ की, जो आज छोटी 10-10 गाड़ी छोटी हमारी बाहर खड़ी है। रात की 40 गाड़ी अंदर खड़ी थी, तो अंदर में 10-20 गाड़ी भी लेबर यहाँ आई, तो पूरी गाड़ी को तोड़ नहीं रहे, खाली भी खड़ी है। फिर ओवरलोड वाली गाड़ी चालू और चलाई। अब ये लाइन सुबह से यही हालत हो रही है। अभी 20 गाड़ी खाली होकर नहीं निकली, ये मान के चलो आप। तो लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। 4 दिन हो गए, 4 दिन आज, 4 दिन हो गया आज। बाहर खड़ी हो 4 दिन वाली दिक्कत हो रही है ना साहब, खड़ी करने वाला जगह ही नहीं हुआ। बाहर देखो ट्रांसफर लाग रही है, वहाँ पे जाम लग रहा है। आप कहाँ से लेके आए? यूनियन में खड़ी करना पड़ रहा है, इसके चक्कर में 5-5 दिन से गाड़ियाँ खड़ी है हमारी।
क्या कह रहे हैं ये? ये व्यवस्था बस 30-40 गाड़ियाँ 40-50 गाड़ियाँ खाली करते हैं डेली की बस। गाड़ियाँ 150-200 गाड़ियाँ खड़ी है यूनियन में। 5-5 दिन में गाड़ियाँ खाली होती है। कांटे की व्यवस्था देख लो आप। एक गाड़ी 5-10 मिनट 15 मिनट में कांटा होती है। तो जो ट्रक चालक यहाँ पहुंच रहे हैं वो परेशानी भी बता रहे हैं अपनी। जी आप कब से आए हुए हैं? ये बोल रहे हैं जो ये बता रहे हैं वही परेशानी है यहाँ। परेशान हो चुके हैं, आना ही पसंद नहीं करते आज। और बिराव समझाने लग गए, फर्स्ट थर्ड इसमें आना पसंद नहीं करते, यहाँ परेशान ज्यादा होता है गाड़ी वाला। तो वेयर हाउस जो है उस पर लगातार गेहूं की आवक हो रही है। ये जो गोदाम है इनको भरा जा रहा है और यहाँ पर जो ट्रक चालक पहुंच रहे हैं वो कह रहे हैं कि 3-3 4-4 दिन में उनका नंबर आ रहा है। कोटा मंडल की बात करें तो यहाँ 3,24,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। इसके मुकाबले 2,87,684 मीट्रिक टन खरीद हो चुकी है, जबकि अभी तो गेहूं की आवक शुरू ही हुई है। 2 माह अभी और खरीद की जानी है, जिसके चलते इस बार रिकॉर्ड तोड़ खरीद होने की उम्मीद है। एफसीआई खरीद का लक्ष्य भी बढ़ाएगी। इसके साथ ही एफसीआई द्वारा खरीद के दाम मंडी के भाव से अधिक हैं, जिसके कारण सरकार द्वारा दी गई राहत का लाभ किसान उठा रहे हैं। लेकिन मंडियों में लगातार हो रही गेहूं की आवक से अब एफसीआई को अनाज के उठाव का समय नहीं होने से समस्याएं भी सामने आ रही हैं। क्या व्यवस्था आप लोगों की तरफ से की गई है गेहूं की, क्योंकि आवक बहुत ज्यादा हो रही है? सर हमारी तरफ से ये है, हमें एफसीआई से 25,000 MT का रिजर्वेशन मिला है और यहाँ पे पर्याप्त लेबर